You taught me the value. You taught me what it's like to be stable, focused. And then I owe this life to you, and I'm very proud. Yes, it's hurting that you're leaving, but then I know you're still around. You'll be always around. And I request everyone not to sympathize, rather be very strong, because this man holds a position way larger than any one of us right now standing here has. So let's salute this man. Jai Hind! Well, that video gave me literal goosebumps. My prayers are with the family, and hats off to that lady for staying so strong. Well, welcome to my channel. आज मैं जिनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ उनका नाम है कैप्टन जयदेव जोशी. Well, he has been serving in Indian Army from 2005 till 2011. After completing his serving in Indian Army, he is currently associated with Indian cricket team और उनकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट और वो सब देखते हैं. उनका इंटरव्यू मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज आप लोगों को आइडिया देना चाहता हूँ कि अगर इंडियन आर्मी ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है और अगर आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है तो आप कैसे कर सकते हो. व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी, व्हाट इज लाइफ आफ्टर ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी. अगर और इंडियन आर्मी ऑफिसर रिटायर होता है तो इंडियन आर्मी उनका कैसे ख्याल रखती है. ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से ये जानने को मिलेगी. चलो लेट्स वॉच द वीडियो. वेलकम टू आवर चैनल. सो मैंने जिस शख्सियत का मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे ही चुका हूँ, बट लेट मी गिव इट अगेन. सो टुडे विद कैप्टन जयदेव जोशी. He has served in our Indian Army in Regiment of Artillery and he is serving since 2005. और सर आप अपने बारे में कुछ और इंट्रोडक्शन दे सकते हो तो दीजिए. मैंने बचपन में से ही ये तय कर लिया था शायद कि मैं फौज ज्वाइन करूँगा और उसी लिए मैंने अपना ग्रेजुएशन भी उसी कॉलेज में किया और उसमें एडमिशन लेने से पहले ये यकीन किया कि वहाँ पे एनसीसी होना चाहिए, बिकॉज एनसीसी इज द स्टेपिंग स्टोन टू एनी यूनिफॉर्म सर्विस इनटू द सर्विसेज. तो मैंने एनसीसी किया. एनसीसी करते करते मैंने राजपथ पे रिपब्लिक डे परेड जो 26 जनवरी की होता है उसमें सम्मिलित होने का मौका मिला और एनसीसी के माध्यम से ही सिंगापुर में भारत की एनसीसी का और ऐसे कई मित्र राष्ट्रों में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम से नाम से एक प्रोग्राम चलता है जिसमें वो लोग हमारे देश में आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, हम लोग उनके देश में जाते हैं और वहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहते हैं. उनकी आर्म फोर्सेस कैसे काम करती है, उनका कल्चर क्या है, वो सब देखा उधर जाके. इस तरीके से एनसीसी को प्रवेश द्वार मानते हुए मैंने 2005 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन हुआ. मेरा जो पहला पोस्टिंग था वो ऑन द ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया था. फर्दर फ्रॉम देयर इज नो मोर इंडिया फ्रॉम दैट टिप, इट्स ऑन द ईस्टर्न टिप. वहाँ पे वी वर एट आई बॉल डिस्टेंस विद द चाइनीज फोर्सेस. चाइना के साथ एकदम ही आमने सामने हम लोग थे. फिर एक दो पोस्टिंग्स जमशेदपुर में, महाराष्ट्र में, एक लोकेशन राजस्थान में, और अंत में जब मैंने ख़त्म किया तो रजौरी जो कि अंकुश रेखा से काफ़ी नज़दीक है, उस रजौरी सेक्टर में ऑपरेट. इसी दौरान 2008 में जमशेदपुर में जब एक बाढ़ आई, उस बाढ़ में बचाव कार्य और राहत कार्य करते करते मैं और मेरे साथ मेरे यूनिट के ही 2 जवानों की टीम हमने ऑपरेशन सहायता के अंतर्गत 36 घंटों में 64 लोगों की जानें बचाई और उसके लिए मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के द्वारा एक प्रशस्ति पत्र और मेडल के द्वारा सम्मानित किया. तो इस तरीके से देखें तो एक विद्यार्थी से कैडेट से सैनिक, और आज जब मैं आर्म फोर्सेस की यूनिफॉर्म से बाहर हूँ बट फिर भी अपने आप को एक भारत देश का सैनिक मानते हुए ये सफर मेरा रहा. सो यू बीइंग अ चाइल्ड, राइट, आप जब छोटे बच्चे थे तो आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि मेरे को आर्मी में ही जाना है? What motivated you the most? There were 2 things, Yash, which motivated me. One was the smartness with which the soldiers walk when they put on the uniform. तो मैं कई बार जब छोटा था स्कूल में मैं ये ट्राई करता था कि मैं ग्रीन कलर का पैंट
खरीद के उसको अच्छी सी इस्त्री करके जब अपने आप को चलते हुए अपने ही परछाई में देखता था कि मैं कैसा लग रहा हूँ। दूसरा, मेरे दादाजी जो थे वो इंडियन नेशनल आर्मी में थे, पिताजी थे मेरे वो कैडेट थे। 62 की वॉर के बाद जब भारत को थोड़ा नुकसान हुआ था तब एनसीसी को बना दिया गया था, एनसीसी राइफल्स, कि जिसमें पहले ही दिन से राइफल शूटिंग की आपको ट्रेनिंग दी जाती थी। तो शायद ये परिवार में ब्लड में भी था। इन दो कारणों से मोटिवेशन लेवल था और घर के संस्कार, राष्ट्रीयता की भावना, उसके कारण शायद मैं मोटिवेट हुआ। सो अभी जो मिथ्स चल रहे हैं, राइट, कि भाई जो यूथ है अपना थोड़ा सोशल मीडिया से प्रोन हो रहा है, सो व्हाट डू यू थिंक, आपके हिसाब से अगर कोई आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, कोई लाइक यू नो अभी बहुत सर्कुलेट हो रही है न्यूज़ की ड्यू टू सोशल मीडिया आर यूथ इज बीइंग सो वीक, राइट, कि वे इतने सॉफ्ट हो जाते हैं बिकॉज यू नो जो 1970s और 80s में जो यूथ थे दे आर मोर यू नो दे वर मोर एक्टिव, स्पोर्ट्स वो सब होता था। तो ऑफकोर्स आपकी दृष्टि से आर्मी फोर्सेस नॉट ओनली बीइंग ऑन डिफेंस साइड और देश की सेवा और एक लाइफ, एक आम नागरिक के लाइफ में कौन सा रोल प्ले करती है इफ दे डिसाइड टू जॉइन द आर्मी? जी यश, आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो सही है कि आज की जो जनरेशन है वो साइबर के पीछे, इंटरनेट के पीछे ज़्यादा भागने के कारण द वे इन विच दे डू देयर डेली एक्टिविटीज, उसमें भी कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा हो गया। यहाँ तक के क्लासरूम्स, एसी क्लासरूम्स हो चुके हैं कॉलेज में, स्कूल में। नीचे से ऊपर अगर किसी फ्लोर पे आपका क्लासरूम है तो वहां जाने के लिए आप लिफ्ट का प्रयोग करते हो। आप यहाँ तक के बाइक की किक नहीं मारते हो, आपको सेल्फ स्टार्ट वाले बटन दबाने से हो जाता है। तो ये जरूर है कि लाइफ में कंफर्ट बढ़ गया है। बट अगर इस चीज को कि जो कि लांछन लगाया जाता है आज के युवाओं पे, देखिए आप एक युवा है, यू आर अ फाइन यंग जेंटलमैन, यू आर स्पिरिटेड, यू आर मोटिवेटेड, यू आर फिजिकली फिट। तो अगर ये चीज युवा समझ ले कि ये चीजें जो हैं हमारा लाइफ कंफर्ट बढ़ाने के लिए है, इंटरनेट जो है हमें ज्ञान का एक प्रवेश द्वार है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी फिजिकल फिटनेस और अपनी स्ट्रेंथ लेवल्स को डाउन करें। न्यूट्रिशन वैल्यूज आर इवन नो बेटर टुडे। आज के युवा को पता है कि किस खाने में कौन सा न्यूट्रिशन वैल्यू है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हर युवा फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट बने तो शायद आज उनके पास इतने अपॉर्चुनिटीज हैं जो शायद पहले नहीं थे। जरूरत है अपना फोकस थोड़ा शिफ्ट करने की। ग्राउंड पे जाइए, पसीना बहाइए, थोड़ी वर्जिश करिए, अपनी बॉडी को मजबूत बनाइए। सिंह आपने जो कहा बहुत रिलेटेबल है और बहुत कई युवा है जो अपने लाइफ में ये रिलेट कर सकते हैं। सो इफ मेनी पीपल आर देयर आउट हु आर मोटिवेटेड इनफ, और अभी जो वॉर की सिचुएशन चल रहा है तो वो एक सोशल मीडिया पर वॉर कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान ऐसा है, इंडिया ऐसा है, वो है। तो अगर किसी को इफ दे वांट टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज और दे वांट टू यू नो एंटर दिस इंडियन आर्मी जो वर्ल्ड की 5th if I'm not wrong, वर्ल्ड की स्ट्रॉन्ग मोस्ट आर्मी है, if they want to join this, right, तो वो कैसे कर सकते हैं और what are the different mediums? बिकॉज एक मैच होता है कि अगर आर्मी है तो सिर्फ नेवी है, एयरफोर्स है या फिर लैंड ट्रूप्स है, बाकी उसके पीछे भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, उसके पीछे भी बहुत सारे रोल्स होते हैं जो आर्मी ऑफिसर एक प्ले करता है। तो प्लीज वो मिथ थोड़ा क्लियर कर दीजिए और उस एरिया पे अप्लाई कर दीजिए। जी यश, ये एक स्टीरियोटाइप बन चुका है कि फौजी अगर कोई है तो वो सरहद के ऊपर कटीली तारों के बार्ब्ड वायर के पीछे खड़ा होगा, लगातार एक बंदूक को पकड़ के साल में 1 या 2 या 3 बार मैक्सिमम अपने घर पे बड़ा सा थैला लेता हुआ ट्रेन में लटकता हुआ आता होगा और वहाँ उसकी बूढ़ी माँ और घर के प्रॉब्लम और अपने खेतों की चिंता ही होगी। ये एक स्टीरियोटाइप है। जैसे आपने कहा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों में मात्र सैनिक नहीं, और सैनिक में भी अलग अलग कैटेगरीज है, इतने अलग एवेन्यूज है कि अगर कोई युवा अपनी एजुकेशन के बलबूते पे किसी भी स्ट्रीम में जाना चाहे तो उसके लिए राहें खुली। अब एकदम स्पेसिफिक एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो, और पहले सिर्फ आर्मी की बात करते हैं। आर्मी में एक आर्मी एजुकेशन कोर है जिसमें आप बीएड करके जाते हैं और आप फिर वहाँ पे जाके एजुकेशन का काम करेंगे जस्ट लाइक एनी टीचर इन अ स्कूल और अ कॉलेज। आर्मी में एक आर्मी मेडिकल कोर है जिसमें आप आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के थ्रू जा सकते हैं और आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। आर्मी डेंटल कोर अलग से है, इंटेलिजेंस कोर अलग है जहाँ पे मे बी
to live up to that image and to that legend of एक था टाइगर वाला सलमान खान, तो live up करने के लिए you got army intelligence. जवानों में भी अगर देखा जाए तो ट्रेड्समैन कोई भी, कारपेंटर और फिटर और इलेक्ट्रीशियन, ऐसा कोई भी लेवल में अगर आपने ITI भी किया है तब भी आपके जाने के लिए स्पेशल प्रेफरेंसेस हैं. टॉकिंग इवन अ स्टेप फर्दर, अगर आप स्पोर्ट्समैन हो एंड यू डू वेल एट द नेशनल और द स्टेट लेवल, आर्मी के ही लोग आके आपको हैंड पिक करके सिलेक्ट करके लेके जाएंगे एंड दे मेक अ सोल्जर आउट ऑफ यू, अ स्पोर्ट्समैन. सो द अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस, द वेज टू गेट इनटू द आर्म्ड फोर्सेस आर एंडलेस. वैसे ही एयरफोर्स में लॉजिस्टिकल ब्रांच है, अकाउंट्स ब्रांच है, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच है, पायलट्स है, पायलट जो कि ट्रांसपोर्ट विमान उड़ा सकते हैं, हेलीकॉप्टर विमान उड़ा सकते हैं, फाइटर प्लेन्स उड़ाते हैं. ये सब की अलग अलग एंट्रीज हैं, सबके अलग अलग जाने के जरिए हैं. नेवी तो इससे भी ज़्यादा, नेवी का पीस टाइम रोल भी इतना ही महत्व का है. तो नेवी में आपके पोस्टिंग्स हो, आपका ट्रेड हो, आपका क्वालिफिकेशन हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, तो यू कैन गो इन. आई जस्ट फिनिश दिस विथ वन लाइन के कोई गुजराती स्टूडेंट गुजराती में BA करने के बाद भी इंडियन एयरफोर्स के प्लेन का पायलट बन सकता है. तो इसके ऊपर से आप अंदाजा लगाइए कि द अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस. इट्स जस्ट फॉर द यंगस्टर्स कि आप जाइए एंड ग्रैब दोस अपॉर्चुनिटीज. सो होप आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिल गया इससे. और आई विल मेंशन एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन. वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू सर, यू आर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एज ऑफ नाउ. जी. और what I see is you are celebrity right now and you are doing very good in your life. So what are the options or opportunities after one retire from the army? आर्म्ड फोर्सेस जो है यश अपने इतने अच्छे हैं कि जब भी कोई भी जवान, कोई भी ऑफिसर यूनिफॉर्म में है तो तब तक तो डेफिनेटली उनका ख्याल रखते हैं. उनका खाना पीना, रहना, वर्दी, उनका कंफर्ट इन लाइफ, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनके बच्चों का एजुकेशन, ये तो है ही. बट जिस दिन वो ये डिसाइड करते हैं कि नाउ आई एम गोइंग टू हैंग अप माय यूनिफॉर्म, आई एम गोइंग टू कम आउट ऑफ द यूनिफॉर्म, तब भी सिविल वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने ही एक पूर्व सैनिक को अच्छे से प्रस्थापित करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस बहुत अच्छा काम करते हैं. हर एक कैटेगरी से, हर एक रैंक से जो भी कोई जवान आर्म्ड फोर्सेस से बाहर आता है, उनके लिए हमारे रेजिमेंटल सेंटर्स में वोकेशनल कोर्सेज चलते हैं, पार्टली पेड फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्ट्री साइड. वो करके वो टेक्नोलॉजिकली, बिजनेस वाइज, एग्रीकल्चर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर एक कोर्स को सिलेक्ट करके चालू सर्विस के लास्ट के कुछ समय में, और वो भी जैसे मैंने कहा पार्टली फंडेड बाय द आर्म्ड फोर्सेज एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये कोर्स ले सकते हैं. अगर मैं अपना व्यक्तिगत एग्जांपल दूं तो हम 50 कैंडिडेट्स, जिसमें से 30 आर्मी में से 10 नेवी और 10 एयरफोर्स को सिलेक्ट करके जब हम यूनिफॉर्म निकालने से बाहर आने वाले थे, तब IIM अहमदाबाद में 6 महीने का 6 मंथ्स फुल टाइम बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स करवाया गया. और उसके कारण उसी बैच के जो हम कुछ लोग आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना अच्छा काम कर रहे हैं. आई एम रनिंग ए कंपनी, इंडिया के क्रिकेट के साथ कनेक्टेड हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम के साथ काम करने का मौका मिला. बाहर निकलने के बाद ही जो मैंने खुद की अपनी कंपनी की, उसी के जरिए से मैं आज IPL में कोई RCB टीम के साथ उनका सिक्योरिटी मैनेजर हूँ. अभी ये 4था साल है कि मैं IPL करूँगा. तो ये सब कौन करता है? ये सब आर्म्ड फोर्सेस आपका ख्याल रखती है. और मैं तो एक छोटा एग्जाम्पल दूँ, वैसे हर एक के लिए, और किसी भी रैंक से कोई आया वो लीडर था जब उसने वर्दी पहनी थी. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या सिविल वर्ल्ड में भी लीडर बने, उसका ख्याल आम फोर्सेस रखते हैं. So saying all that, I would end up this interview by asking one last question. Which of the moment चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच? What do you think? Will war do any good to the both of the countries? और ये situation youth को कैसे लेना चाहिए? Because everyone is posting videos, नए मीम्स है, फेक न्यूज़ आते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आती है. तो यूथ को कैसे इस चीज़ों से बचना चाहिए और हाउ टू फोकस ऑन वन थिंग टाइप? यश, आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं सभी युवकों को ये कहना चाहूँगा, इस नई जनरेशन को,
कि भारत ने कभी भी युद्ध नहीं चाहा है और भारत की सशस्त्र सेनाएं भी युद्ध नहीं चाहेंगी, बट जिस तरीके से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से हमारे घर में, हमारे शहरों में, हमारे गांव में शहीदों के मृतदेह ताबूत में आते हैं, और जैसा आपने कहा वैसे जो रिसेंट पास्ट का पुलवामा वाला अटैक था, उसमें तो उस ताबूत में क्या आया होगा, इतना बड़ा ब्लास्ट कि शायद उनकी कैप, उनका यूनिफॉर्म, उनका बेल्ट और उनके बूट के सिवा उनके परिवारों को कुछ मिला भी नहीं होगा। ऐसे शहीदों के ताबूत हमारी गलियों में, हमारे घरों में आने बंद हो, उसके लिए पाकिस्तान एक फिलॉसफी से चल रहा है कि वी विल ब्लीड इंडिया टू 1000 कट्स। हम खुलेआम लड़ाई में उनको हरा नहीं सकते, तो हम इंडिया को 100 छोटे छोटे कट देके उनका खून बहाएंगे। तो अगर ये पाकिस्तान ऐसा करता रहा तो भारत का अल्टीमेट गोल शांति है, पर ये शांति का गोल तक पहुंचने के लिए अगर वो रास्ता युद्ध के थ्रू गुजरता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। भारत की आर्म फोर्सेस वो आर्म फोर्सेस नहीं है जो लड़ाई को शुरुआत देती है, बट अगर अंजाम देना हुआ तो आप यकीन मानिए कि ये भारत की आर्म फोर्सेस ही फिनिश करेंगी इस युद्ध को। तो आप यश अपने YouTube चैनल के माध्यम से युवा जनरेशन को ये संदेश दे सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं कि अगर कोई युद्ध होता है तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग, और ये कुछ महीनों तक या सालों तक चल सकता है। हर एक युवक अपनी अपनी जिस भी जगह पे वो पढ़ाई कर रहा है, नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, भारत का सैनिक बने, राष्ट्रीयता को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 रखे, इकोनॉमिकल या कोई भी गेन्स को ना देखते हुए चाइना का भी एकदम अगर आइसोलेशन अगर हम कर सकते हैं तो हम करें। अगर ये करेंगे, हर युवक अगर सैनिक बनेगा तो शायद सैनिकों के ताबूत हमारे घर में आने यकीनन कम होंगे। दैट वाज मोर मोटिवेशन, और होप पूरी यूथ को और हमारी जनरेशन को एक लाइट मिल गई हो कि अभी जो सिचुएशन और अभी क्या चल रहा है लाइफ में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो वो थोड़ा सा हमको लाइट मिल गया सर के थ्रू। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मी एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक्स अ लॉट। Pleasure, yes, it was good, and we salute you, sir, and thank you for your services to the India.